फिल्म की शुरुआत में हम टेरी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपनी साइकिल पे बैठा हेडफोन्स लगा के एक टाउन की तरफ जा रहा होता है। असल में वो बचपन में यही रहा करता था, लेकिन काफी सालों पहले उसके माता पिता उसे न्यूयॉर्क ले गए। अब उसे एक काफी जरूरी काम पड़ गया होता है, जिस वजह से उसे दोबारा इस टाउन के अंदर आना पड़ा। वो जरूरी काम ये था कि उसका जो कजन माइक है उसे पुलिस वालों ने इसी टाउन के अंदर पकड़ रखा है और पुलिस वाले उसे थर्सडे के दिन सेंट्रल जेल भेजने वाले हैं। अगर वो सेंट्रल जेल चला गया तो टेरी और माइक के दुश्मन उसे सेंट्रल जेल के अंदर मार डालेंगे। इसीलिए टेरी को तुरंत ही कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन तभी हमने देखा कि टेरी के पीछे कुछ पुलिस वाले पड़ गए। उन्होंने टेरी को काफी ज्यादा हॉर्न भी बजाए, लेकिन टेरी बेचारा हेडफोन्स लगे होने के कारण कुछ भी नहीं सुन पाता। इसीलिए पुलिस वालों ने टेरी की साइकिल को पीछे से टक्कर मारकर टेरी को बुरी तरह नीचे गिरा दिया और पुलिस वाले तुरंत ही बाहर निकलकर उसे जमीन पर लेटने का कहती है। टेरी ऐसे ही करते हैं। टेरी ने कहा, आखिर आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आपको कोई गलत फहमी हुई है? मैं कोई क्रिमिनल या चोर नहीं हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, हम तुमसे जितना कहेंगे तुम उतना ही करना, ज्यादा बकबक करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक पुलिस वाले का नाम केविन जबकि दूसरे का नाम जोनस होता है। केविन ने एक एक करके टेरी के बैग में से सभी चीजों को बाहर निकाल कर चेक करना शुरू कर दिया। जोनस टेरी से पूछता है कि आखिर ये टैटू किस चीज के लिए बनवाया? टेरी कहने लगा, आप ये सब कुछ एक सिविलियन से नहीं पूछ सकते। जोनस कहने लगा, लगता है तुम्हें पुलिस और लॉ की काफी ज्यादा जानकारी है, इसलिए बताओ कि इस पैकेट में आखिर क्या है? टेरी कहता है, इसमें कोई खतरे वाली चीज नहीं है, ना ही ड्रग्स है ना ही बॉम्ब। मगर केविन कहता है, इसमें नाश्ता भी तो नहीं लग रहा ना? सच सच बताओ इसमें क्या है, नहीं तो मुझे सूंघने वाले पुलिस के कुत्ते मंगवाने पड़ेंगे और उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और 1 घंटे तक तुम्हें यही सड़ना होगा। जिस पर अब टेरी आखिरकार उन्हें बता ही देता है कि इसमें $36,000 है। केविन और जोन्स उस बैग को चेक करते हैं तो उन्हें वाकई में उसमें $36,000 ही मिलते हैं। जोन्स कहता है, ये पैसे ड्रग्स के लिए है क्या? टेरी ने कहा, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस बैंक से इन पैसों को लेकर आया हूँ मैं आपको उसकी रिसीट दिखा सकता हूँ। अगर फिर भी यकीन ना हो तो मैं आपकी बात बैंक के कैशियर से करवा दूंगा। मगर वो पुलिस वाले कहने लगे, नहीं, या तो तू जेल में जाएगा या ये पैसे हमें देकर चुपचाप चला जाएगा। टेरी ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? पुलिस वाले होके आप दोनों चोरी कर रहे हो? लेकिन वो कहने लगे, हमें कहीं से खबर मिली है कि ये सारे पैसे ड्रग्स के पैसे हैं, इसीलिए ये पैसे पुलिस जब्त कर रही है। कोर्ट के अंदर तुम मुकदमा कर सकते हो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद तुम्हें ये सब पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टेरी उन दोनों से कहता है, देखिए ऐसा है कि मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। आप चाहे तो $10,000 मुझे देकर बाकी सब के सब रख लीजिए, क्योंकि मैं इन $10,000 से अपने कजन माइक की बेल करवाने वाला हूँ। जिस पर केविन कहता है, नहीं, हम सिर्फ एक ही बार ऑफर देते हैं, या तो तुम जेल में सड़ो और या तो चुपचाप पैसों से हाथ धोकर दफा हो जाओ। लेकिन टेरी कहता है, आप ऐसे ही किसी इज्जतदार शहरी को धमका नहीं सकते। आपके पास ना तो कोई वारंट है और ना ही कोई प्रूफ, इसीलिए पहले अपना होमवर्क कीजिए और बाद में मुझे पकड़ना। ये सुनते ही केविन भड़क जाता है। केविन उससे कहता है, अब तो मैं तुम्हें किसी सूरत में भी ये पैसे नहीं देने वाला, जाओ जाके कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दो। इतना कहते ही वो टेरी के सारे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टेरी बिना पैनिक किए वहाँ से जाने लगा। उसे पता चल चुका था कि ये पुलिस वाले सरासर करप्शन कर रहे हैं, इसीलिए टेरी को इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अभी टेरी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी, वो ये कि उसे थर्सडे से पहले माइक की बेल करवानी होगी और आज ट्यूसडे था। अगर वो थर्सडे तक माइक की बेल के लिए पैसे ना ला पाया तो माइक बेचारा बेमौत मारा जाएगा। इसीलिए टेरी अपनी साइकिल पर बैठकर उस टाउन के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो बचपन में रहा करता था। उस टाउन का नाम था वेलरमन टाउन। दोस्तों, वो टाउन काफी ज्यादा एडवांस्ड होता है। उस टाउन के अंदर अपना ही एक कोर्ट और अपना ही एक पुलिस स्टेशन होता है और यही नहीं, इर्द गिर्द के 4 और टाउन भी अपने सभी कानूनी कामों के लिए वेलरमन टाउन के अंदर ही आया करते हैं। तभी टेरी भी उस कोर्ट के अंदर आ जाता है जिस कोर्ट से माइक की बेल होनी थी। वहाँ पर टेरी की बहुत कड़ी चेकिंग होती है और टेरी को अंदर मौजूद एक क्लर्क के पास भेज दिया जाता है। उस क्लर्क का नाम था विलियम्स। विलियम्स कहता है, तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? टेरी ने कहा, मैं साइकिल चलाने में काफी कमजोर हूँ, इसलिए वहीं से लगी है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप मेरे दोस्त को फ्री कर सकते हैं? विलियम्स कहता है, दोस्त या तुम्हारा कजन? टेरी ये सुनकर काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसे कैसे पता कि माइक टेरी का कजन है। टेरी इस सोच के अंदर गुम हुआ ही था कि तभी विलियम्स ने कहा, जब तक तुम पैसे नहीं लाओगे तब तक बेल के नाम पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। टेरी अब और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि विलियम्स को कैसे पता कि टेरी के सभी पैसों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। टेरी ने पूछा, आपको इस सब के बारे में किसने बताया? मगर विलियम्स उसे कुछ नहीं बताता। विलियम्स कहता है, देखो बेटा, मेरे लंच का टाइम हो रहा है, कुछ देर बाद पैसे लेके आ जाना और फिर हम बात कर लेंगे। वैसे कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, तुम पैसे लाओगे और मैं तुरंत ही उसकी बेल कर दूंगा। सिर्फ 5 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए मेरी मानो तो पैसों के बारे में सोचो। वही हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है समर्स। वो उन दोनों की बातचीत सुन लेती है। वो तुरंत ही विलियम्स के जाने के बाद टेरी को कहती है कि मैं तुम्हारी
मदद कर सकती हूँ, और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गई। टेरी कहता है क्या आप भी मुझसे पैसे मांगने वाली हैं? लेकिन समर्स जो दिल की काफी अच्छी थी वो कहती है अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगले साल लॉयर बन जाऊंगी, इसलिए मैं आपसे कोई फीस नहीं लेने वाली। अब आप ये बताओ कि आखिर हुआ क्या था? जिस पर टेरी अब समर्स को सब कुछ सच सच बता देता है। समर्स कहती है तुम अकेले नहीं जिसके पैसे पुलिस वालों ने हड़प लिए हो, यहाँ पे हर दूसरे आदमी के पैसे पुलिस वालों ने कभी ना कभी लूटे ही है, इसलिए वो पैसे तुम्हें अब वापस नहीं मिल सकते। टेरी समर्स से पूछता है कि यहाँ हर खबर आग की तरह फैलती है? समर्स ने कहा खबर आग की तरह नहीं फैलती, पुलिस से लेकर कोर्ट तक सभी आपस में मिले हुए हैं और सबके सब एक नंबर के करप्ट आदमी है, इसलिए हर छोटी से बड़ी करप्शन के बारे में इन सभी करप्ट आदमियों को पता होता है। समर्स कहती है मेरी मानो तो कहीं से पैसों का जुगाड़ करो, वरना कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में केस करोगे तो उल्टा तुम्हें ही सजा हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का जज भी पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो पुलिस के खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। और ये कानून है कि अगर आप पहले कोर्ट से ही केस हार जाते हो और केस काफी ज्यादा गंभीर ना हो तो आप उस केस को किसी दूसरे कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस वाले भी उतनी ही करप्शन करते हैं जिसमें उनकी नौकरी खतरे में ना आए, इसलिए तुम्हें अब पैसों का ही जुगाड़ करना होगा। लेकिन याद रहे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे पूछ लेना। समर्स कहती है तो मुझे अपना नंबर दे दो, मगर टेरी ने कहा मैं इतनी आसानी से अपना नंबर किसी को नहीं देता। समर्स ये देखकर हैरान हुई, लेकिन टेरी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अगले पल हम देखते हैं टेरी को जो न्यूयॉर्क के अंदर अपने माँ बाबा को फोन लगाता है। वो कहता है डैड मुझे $10,000 की जरूरत है, लेकिन उसके माँ बाबा कहते हैं हमारे पास इतनी रकम ना पहले कभी थी और ना बेटा आज है, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टेरी को जो एक जंगल के अंदर कैंपिंग करते हुए खाना खा रहा था, क्योंकि उसके पास रहने को घर तो नहीं था और जो पैसे वो यहाँ पे लेके आया था वो भी पुलिस वालों ने जब्त कर लिए थे। वो जैसे तैसे करके नदी में से मछलियाँ पकड़कर रात गुजारता है। दोस्तों टेरी दिखने में भी हट्टा कट्टा, उसके कामों से भी वो काफी ट्रेंड सोल्जर की तरह लग रहा होता है, लेकिन उसकी असलियत क्या है ये हमें आगे चल के पता चलेगी, क्योंकि उसके साथ अब तक जितना कुछ हो चुका है अगर कोई आम इंसान होता तो कभी भी पैनिक कर जाता और उस टाउन से भाग जाता। सुबह होते ही वो सीधा वेलरमन टाउन के पुलिस स्टेशन में आ गया, जहाँ पर उसको एलिजाबेथ नाम की एक पुलिस ऑफिसर मिलती है। वो कहती है अपनी रिपोर्ट लिखवाइए, जहाँ पर टेरी अब अपने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग लगाकर फोन की स्क्रीन को उल्टा करके वहीं पर रख देता है। एलिजाबेथ ने कहा जरा जल्दी कीजिए, मुझे और भी कई काम है। जहाँ टेरी कहता है मेरे $36,000 पुलिस वालों ने बिना किसी वजह के जब्त कर रखे। ये सुनते ही एलिजाबेथ तुरंत ही शॉक हो गई। वो तुरंत ही उठी और उसने जोनस को टेरी के पास भेज दिया। वो टेरी को देखकर कहता है देखो यार मुझे पता है तुम गुस्से में हो और तुम पहले आदमी नहीं जो गुस्से में हो, इसलिए मेरी सलाह मानो तो यहाँ से फूट लो, क्योंकि वो पैसे तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, इसलिए अच्छा ही होगा कि हमसे पंगा मत लो। टेरी कुछ कह पाता इससे पहले ही वहाँ पर शेरिफ आ जाता है। शेरिफ का नाम होता है मार्लो। मार्लो कहता है बेटे जरा पहले तो ये फोन रिकॉर्डिंग से हटाओ और जो रिकॉर्डिंग कर रखी है उसे डिलीट कर दो। टेरी तुरंत ही रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। मार्लो ने कहा देखो बेटा वो पैसे तुम्हें नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमें अभी तक उन पैसों की क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, यानी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद ही वो पैसे तुम्हारे हवाले करेंगे, लेकिन अगर उनमें कोई भी घोटाला हुआ तो वो सब के सब पुलिस रख लेगी। टेरी ये सुनते ही कहता है हाँ तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, 1 घंटे का काम है और आप पिछले 1 दिन से मुझे जलील कर रहे हो। मार्लो कहता है हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हें जलील करने का, लेकिन हमसे जो ऊपर डेप्यूटी है ना वो बहुत ही करप्ट आदमी है और वो यहाँ कभी भी आता रहता है, इसलिए जैसे ही हमें इन्वेस्टिगेशन करके उन पैसों की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी तो फिर भी डेप्यूटी हमें नहीं छोड़ेगा। ये सारी करप्शन हम डेप्यूटी के लिए करते हैं। दोस्तों टेरी को काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि ये अपनी नौकरी पर खेल कर उस डेप्यूटी के लिए करप्शन क्यों करेंगे भला, लेकिन टेरी को तो सिर्फ माइक की बेल करवानी थी। जिस पर टेरी कहता है चलिए ठीक है मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं पूछता, मुझे सिर्फ $10,000 चाहिए, बाकी के 26 आप रख लो। मैं उन पैसों से अपने कजन माइक की बेल करवाऊंगा और फिर मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगा। ये सुनते ही मार्लो कहता है अच्छा तो तुम्हें माइक की बेल के लिए पैसे चाहिए थे, अरे ये बात पहले बताई होती तो इतना झंझट ही ना होता यार। देखो ऐसा करो अगर कोर्ट में माइक की बेल हो गई तो हम पुलिस वाले ही उसे छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा है कि तुम थर्सडे की सुबह यानी कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाना, हम किसी को पता भी नहीं चलने देंगे और माइक को जेल वाली बस से निकाल कर तुम्हारे साथ भेज देंगे। लेकिन याद रहे तुम दोबारा इस वेलरमन टाउन के अंदर कहीं भी मत भटकना, सभी को यही लगेगा कि माइक को उसका कजन भगा के ले गया। देखो हम दोनों जानते हैं कि कल तक तुम $10,000 कहीं से नहीं ला सकते, इसलिए अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता बाकी है। अगर चाहते हो कि इन्वेस्टिगेशन हो तो बेटा वो पूरे 7 दिनों से पहले किसी भी हालत में नहीं हो सकती, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। टेरी ये सुनकर तुरंत ही मार्लो से कहता है चलिए ठीक है मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, मैं कल सुबह 9 बजे से पहले आऊंगा और आके माइक को अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर मार्लो कहने लगा ये हुई ना बात, चलो अब तुरंत ही यहाँ से फूट लो। इसके बाद सीन कट हो जाता है। दोस्तों यहाँ हमें ये पता चलता है कि पुलिस वाले अपने लिए करप्शन नहीं कर
रहे, बल्कि उनसे ऊपर जो डेप्यूटी है ना, वो उन सबको ऐसा करने का कहता है। अब टेरी को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं टेरी को, जो ठीक 9 बजे पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाता है और आते ही मार्लो से कहने लगा, माइक कहाँ है? मार्लो ने कहा, यार तुम पूरे 4 मिनट लेट हो, माइक की बस तो 4 मिनट पहले ही यहाँ से निकल चुकी है। टेरी ने कहा, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब कुछ आपके कंट्रोल में था, तो आप उसे सबसे अलग भी तो कर सकते थे ना। लेकिन मार्लो कहता है, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो हूँ नहीं जो तुम्हारी बात मानूं, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर टेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन टेरी तुरंत ही अपनी साइकिल पर बैठा और बस का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसने काफी शॉर्टकट्स लिए और आखिरकार बस के पास पहुंच जाता है। उसने बस के ऊपर हाथ मारते हुए कहा, माइक क्या तुम अंदर हो? माइक कहता है, जी हाँ भाई मैं अंदर हूँ। टेरी ने कहा, दोस्त बेल के अंदर जरा प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए सेंट्रल जेल में तुम किसी तरह 3 दिन सरवाइव कर लेना, मैं 3 दिनों के अंदर तुम्हारी बेल करवा दूंगा। ये सुनते ही माइक कहता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई, तुम प्लीज कुछ ना कुछ करो। टेरी कहता है, हिम्मत ना हारो, बस 3 दिनों की बात है। इतना कहकर बस ड्राइवर ने बस की स्पीड काफी बढ़ा ली, जिससे टेरी पीछे रह जाता है। तभी टेरी तुरंत ही समर्स के पास आया। समर्स कहती है, क्या हुआ, तुम पैसे लेके नहीं आए? टेरी ने कहा, पैसों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये डेप्यूटी कौन है, और तो और वो सबको करप्शन पे क्यों लगा रहा है? समर्स ने कहा, डेप्यूटी के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, और ये भी नहीं सुना कि वो करप्ट आदमी है। बताओ तुम्हें डेप्यूटी के बारे में किसने बताया? टेरी कहता है, मार्लो ने। ये सुनते ही समर्स फौरन समझ गई कि मार्लो इसे झूठ बोल रहा है। समर्स कहती है, देखो मार्लो ही है जहाँ पर जो सबसे बड़ा ऊंचे दर्जे वाला और सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है, फिर उसके बाद जज, और फिर नीचे छोटे मोटे। मार्लो ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ है, इसलिए मेरी सलाह मानो, तो प्लीज उससे मत उलझो। टेरी कहता है, और मैं तुम्हारी सलाह क्यों मानूं? जिसके जवाब में समर्स कहती है, मेरी भी एक बेटी है और मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए मैं उसे बड़ी मुश्किल से पाल रही हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। ये सुनते ही टेरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। उस बेचारे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, जो कुछ भी था वो तो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया, इसलिए अब उसे जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना माइक बेमौत मारा जाएगा। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं केविन और जोन्स को, जो मार्लो को टेरी के बारे में सब कुछ बताने लगे। जोन्स कहता है, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, लेकिन कभी जंग में नहीं गया, इसलिए वो खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं। टेरी 2017 में रिटायर हो गया था, अब किसी रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है। टेरी सिर्फ दिखने में पहलवान है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि टेरी ब्लैक ऑप्स का मेंबर रह चुका है। उसकी सीवी पर लिखा होता है कि टेरी एक मिकनैप रह चुका है, लेकिन मिकनैप का मतलब ना मार्लो को पता था और ना ही जोनस को, इसलिए वो एलिजाबेथ को कहते हैं कि इस मिकनैप के बारे में सर्च करो। लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि टेरी उनके पुलिस स्टेशन के सामने आ चुका है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो गए। मार्लो तुरंत ही अपनी गन लेकर टेरी से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। वो कहता है, उम्मीद है तुझे मेरी असलियत तो पता चली गई होगी, और यकीन मानो ये कोई नई बात नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है जब नए लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता चलता है। जिस पर टेरी बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। टेरी कहता है, मैं आपसे आखिरी मर्तबा पूछने वाला हूँ, आप प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, अगर नहीं दिए तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मार्लो कहता है, अब एक बुढ़ा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हमें क्या समझाएगा कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा? ये सुनते ही टेरी कहने लगा, लगता है आपने मेरी पूरी सीवी नहीं पढ़ी, वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था जिसका मतलब है मिकनैप। ये सुनते ही मार्लो कहता है, हाँ होगा कोई आर्मी का चोचला, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। टेरी कहता है, सारा लेना देना तो मिकनैप का ही है। यहाँ अंदर हम देखते हैं एलिजाबेथ को, जिसे अब मिकनैप के बारे में पता चल चुका था। वो जोनस को बताती है कि टेरी कोई आम आदमी नहीं, वो आदमी वो है जो कमांडोज को भी ट्रेनिंग देता है। वो कमांडोज जो ब्लैक ऑप्स के लिए खतरनाक मिशन करते हैं। यानी दोस्तों एक तो होता है कमांडो, और एक वो जो कमांडोज को भी ट्रेनिंग दे, उसे कहते हैं मिकनैप। और टेरी बिल्कुल वही आदमी था। ये सुनते ही जोनस तुरंत ही बाहर आया, क्योंकि उसे टेरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसे मार्लो की परवाह होने लगी, लेकिन टेरी ने धीरे धीरे करके मार्लो की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर मार्लो ने जैसे ही अपनी गन को बाहर निकाला, तो टेरी ने तुरंत ही उसकी गन को 3 सेकंड के अंदर खोल डाला और उसे पकड़कर जोनस की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जोनस ने उसे रुकने का कहा, लेकिन टेरी उस पर भी टूट पड़ता है और उन दोनों को पकड़ के ठीक 1.5 मिनट के अंदर अंदर कुर्सियों पर बांध डालता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। टेरी उसे कहता है, जल्दी से स्टोर रूम का लॉक ओपन करो, अगर तुम्हें मार्लो और जोनस की जान प्यारी है तो। एलिजाबेथ डर के मारे स्टोर रूम ओपन कर देती है। टेरी जैसे ही अंदर गया तो वो ये देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि इन पुलिस वालों ने यहाँ पर पैसों से लेकर सोना और गन्स को जब्त कर रखा था, जिन्हें ये ब्लैक मार्केट में बेचते और उनसे पैसा कमाते। मार्लो और उसके पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ कोर्ट के जज और उनके सभी एम्प्लॉयज की पोल टेरी को पता चल चुकी थी, लेकिन उसे फिलहाल माइक की बेल करवानी होती है, इसलिए वो अपने पैसे लेकर एलिजाबेथ को कहता है, चलो गाड़ी चलाओ और मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। एलिजाबेथ ऐसे ही करती है और उसको पुलिस स्टेशन के काफी दूर ले जाकर छोड़ देती है, लेकिन टेरी ने एलिजाबेथ की कार की चाबी अपने पास रख ली। टेरी कहता है, ये तुम्हें 1.5 किलोमीटर
मीटर के फासले पर मिल जाएगी। इतना कहकर टेरी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले अब टेरी को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन टेरी काफी ज्यादा चालाक और हाजिर दिमाग था। वो पुलिस वाले चाहकर भी टेरी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब वक्त जाया किए बिना ही टेरी कोर्ट के अंदर क्लर्क के पास आ जाता है। टेरी उसे पैसे देके कहने लगा, चलो जल्दी से माइक की बेल करवा दो। टेरी को पता था कि इस क्लर्क को भी ये सब कुछ पता होगा जो सब कुछ मैंने पुलिस वालों के साथ किया है, इसलिए विलियम्स जानबूझकर काफी देर लगाने लगा। इसी वजह से अब वहाँ कोर्ट के अंदर पुलिस वाले टेरी को आकर पकड़ लेते हैं और उसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय कोर्ट की बेसमेंट के अंदर आ गए, जहाँ पे केविन टेरी से कहने लगा, देखो यार, मुझे पता है कि तुम मार्लो और इन सभी लोगों की पोल खोलना चाहते हो, लेकिन मेरा यकीन करो कि एक टाइम पे मैं भी इनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये चाहे तो मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर मरवा भी सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम हम सबसे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें मार्लो से कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्लो वही करता है जो कुछ जज उसे करने का कहता है, इसलिए अगर यहाँ से फ्री हो गए तो सीधा जज के पास जाना। अगले सीन में हम देखते हैं टेरी को जब पुलिस की कार में बैठकर मार्लो के घर पर लाया जाता है। मार्लो तुरंत ही अपने घर से बाहर आया और फ्रंट सीट पर बैठ गया और वो एक हॉस्पिटल जाने लगते हैं। मार्लो कहता है, मुझे पता है कि तुमने हमारे स्टोर रूम को देख लिया है, पर यकीन मानो मैं अकेला करप्ट आदमी नहीं हूँ। यहाँ पर सभी के सभी पुलिस वाले और सभी कोर्ट के अंदर काम करने वाले करप्ट है, इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला, अपने पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं पीछे से गोलियां चलाऊंगा। अगर तुम्हें लग गई तो तुम्हारी किस्मत, और अगर तुम बच गए तो भी तुम्हारी किस्मत। या फिर दूसरा ऑप्शन चुनो, पैसे यहीं पे छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें गोलियां नहीं मारूंगा। लेकिन मार्लो कहता है, ऑप्शन तुम जो मर्जी चुनो, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि माइक मारा जा चुका है। ये सुनते ही टेरी की तो मानो दुनिया ही घूम गई। टेरी मार्लो से कहता है, तुम्हारी वजह से माइक मारा गया, अगर तुम मुझे पहले ही पैसे दे देते तो आज माइक जिंदा होता। जिस पर मार्लो ने कहा, मैंने तुम्हें थोड़ी सी आजादी क्या दे दी, तो मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगे। माइक मेरी वजह से नहीं मरा, इनफैक्ट माइक के मरने में किसी की भी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि जब माइक यहाँ हॉस्पिटल में आएगा तो तुम उससे 10 मिनट के लिए मिल सकते हो। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं माइक को, जिसकी अब मौत हो चुकी थी। टेरी भी उसी के पास बैठा फूट फूट कर रो रहा होता है, क्योंकि माइक ने उसे कहा था कि प्लीज भाई मुझे बचा लेना, और टेरी इतना सा काम भी नहीं कर पाया। लेकिन अब उसके 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और टेरी अब तुरंत ही समर्स के घर पर आ जाता है, जहाँ पे समर्स उससे कहती है, बताओ आगे क्या करना है। टेरी कहता है, आगे मुझे माइक की मौत का बदला लेना है, लेकिन खून खराबे से नहीं, सिर्फ अपना दिमाग यूज करके। अगले सीन में हम देखते हैं टेरी को, जिसने अब किसी का ट्रक चुरा लिया था और टाउन से बाहर जा रहा होता है। तुरंत ही 2 पुलिस वालों की कार्स उसका रास्ता रोक लेती है। एक कार में से जोनस बाहर आकर टेरी को कहता है, ये ट्रक तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे पास तो जहर खरीदने के पैसे नहीं है, तो ये ट्रक कहाँ से खरीद लिया? टेरी कहता है, ये मेरे किसी दोस्त का ट्रक है। जोनस ने कहा, अच्छा दोस्त है तो फिर इसके पेपर्स दिखाओ। अब चूंकि टेरी के पास पेपर्स तो थे नहीं, इसीलिए जोनस उस पर अटैक कर देता है, इसलिए एक गोली टेरी को छू कर निकल जाती है, लेकिन टेरी ने उसे 7 सेकंड के अंदर अंदर ही ढेर कर दिया और टेरी वहाँ से ट्रक को लेकर भागने लगा। पुलिस वाले ये देखकर उस पर चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन टेरी उन सभी गोलियों को डॉज करके वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से सीधा एक नदी के अंदर अपने ट्रक को पार्क करके उस पर चढ़ गया और अपने ऊपर मौजूद पुल पर चढ़ जाता है। वो तुरंत ही वहाँ से समर्स के पास जाने लगा। उसे फोन लगाकर कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं समर्स को, जो उसे एक रेस्टोरेंट के अंदर बुलाती है, जहाँ पे समर्स टेरी की पट्टियां करवाती है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाले समर्स के काफी अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से वो टेरी की मदद करने को मान जाते हैं। टेरी जैसे ही दवाइयाँ लेता है तो वो समर्स को लेकर तुरंत ही जज के घर आ जाता है। टेरी कहता है, अगर तुमने हमारे 2 सवालों के जवाब नहीं दिए ना, तो मैं यहाँ पे तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। जज ने कहा, मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन याद रहे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। टेरी कहता है, जल्दी से बताना शुरू करो। जज कहता है, जब भी पुलिस वाले किसी न किसी सस्पेक्ट को पकड़ते हैं, सस्पेक्ट यानी वो आदमी जिसके पैसों को या उसकी किसी कीमती चीज को पुलिस वाले करप्शन करके अपनी स्टोर रूम में रखते हैं, तो उसकी एक वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वो वीडियो सिर्फ मार्लो के घर में है। मेरी मानो तो तुम मार्लो के घर जाओ और बेसमेंट में मौजूद वो वीडियो को अपने पास रख लो। वो वीडियोस SD कार्ड्स के अंदर मौजूद है। उसे किसी भी कोर्ट के अंदर ले जाना, जिससे मार्लो की नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो वैसे मेरी भी चली जाएगी, क्योंकि मैंने मार्लो के काले कामों पर पर्दा डाला, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए अब प्लीज मुझे कुछ मत करना। इतना सुनते ही टेरी और समर्स तुरंत ही मार्लो के घर में आ जाते हैं। उन्होंने बेसमेंट से होते हुए तुरंत ही उन सभी SD कार्ड्स को निकाल लिया। अब वो दोनों अलग अलग रास्तों से बाहर आ रहे थे। टेरी तो सही सलामत अपनी कार में आ गया, लेकिन तभी समर्स को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। टेरी ने देखा कि समर्स को काफी ज्यादा देर लग रही थी, इसलिए टेरी को समर्स पर शक होने लगा। लेकिन अगले ही पल टेरी देखता है कि समर्स को कुछ पुलिस वाले अपनी कार में बिठा कर ले जा रहे होते हैं। टेरी भी अपनी कार की लाइट्स ऑफ
ऑफ करके बड़ी चालाकी से उस कार का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो देखता है कि ये कार कहीं सुनसान से फार्म हाउस पे आके रुकी है, जहाँ पे वो समर्स को निकाल कर बेहोशी का इंजेक्शन देके दूसरी कार में बिठा कर ले जाते हैं। टेरी ने ये देखकर तुरंत ही अपनी कार को फुल स्पीड से भगाना शुरू कर दिया और पुलिस की कार में अपनी कार को क्रैश कर दिया। टेरी तुरंत ही बाहर आया और उस पुलिस वाले को 3 जोरदार घूंसे जड़ दिए। टेरी कहता है तुरंत ही रेडियो को ऑन करो, जिस पर वो पुलिस वाला डर के मारे ऐसे ही करता है। टेरी ने तुरंत ही मार्लो से कहा कल सुबह 7 बजे रेबल रिज पर मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें समर्स को छोड़ना होगा। ये सुनते मार्लो कहता है चलो ठीक है, डील डन। अगली सुबह हम देखते हैं सभी पुलिस फोर्स को जो अब अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ी टेरी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मार्लो और एलिजाबेथ दोनों पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे। हम देखते हैं यहाँ पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर मार्लो को टेरी का फोन आता है। टेरी कहता है मैं अपनी कार में बैठा हूँ, एक पुलिस वाले को भेजो और मुझे हथकड़ी लगा कर अपने साथ ले जाओ। जिस पर अब केविन धीरे धीरे करके टेरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो उसके पास गया तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुलिस वाला मौजूद होता है, जो कार के अंदर टेरी ने ही बिठा रखा था। हम यहाँ देखते हैं टेरी को, जो अपने ट्रक में बैठकर पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में काफी बड़ा छेद कर देता है। उसका प्लान था अंदर जाके सभी प्रूफ्स को इकट्ठा करके वहाँ से भाग जाए, लेकिन वक्त रहते वहाँ पर मार्लो आ जाता है। टेरी काफी ज्यादा ट्रेंड था, इसीलिए उसने मार्लो पर नकली बुलेट से फायर कर दिया, जिससे मार्लो नीचे गिर जाता है। इतने में वहाँ एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ कहती है देखो टेरी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लेकिन इतने में टेरी कहता है तुम बस मुझ पर एक एहसान करो और मुझ पर गन पॉइंट करके मुझे बाहर ले चलो। एलिजाबेथ बिल्कुल वैसा ही करती है और वो टेरी को लेकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गई, जहाँ पर जोनस अब एलिजाबेथ से कहता है कि टेरी पर शूट कर दो, किसी को क्या पता चलेगा कि हमने इसे जानबूझ के मारा है या गलती से। मगर एलिजाबेथ ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर जोनस अब खुद ही टेरी को शूट करने लगा। मगर तभी वहाँ पर केविन आ गया, जिसने टेरी को ऐसा करने से रोक दिया। टेरी कहता है इसके पास हमारे सभी सबूत हैं और इसने कहीं छुपा रखे हैं, अगर इसे मार डाला तो वो सबूत हमें कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मार्लो चाहता था कि टेरी तुरंत ही मारा जाए, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है, जिस वजह से मार्लो बहुत बड़ी गलती कर देता है। मार्लो ने तुरंत ही केविन की टांग में शूट कर दिया, जिससे उन सब का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए टेरी ने अपने बैग को उठाकर केविन को घसीटते हुए कार के पीछे ला छोड़ा। सभी पुलिस वाले टेरी पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन टेरी चूंकि एक मिकनैप था तो वो सबको एक एक करके धूल चटा देता है। उसने केविन पर भी काफी ज्यादा हमले करके उसे अधमरा कर दिया। टेरी केविन को लेकर उसी कार के अंदर आया जिस कार के अंदर पुलिस वालों ने समर्स को बेहोश कर रखा था, और उस कार को तुरंत ही हाईवे की तरफ भगाना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों ने उस पर फायरिंग की, जिससे उस कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है, मगर फिर भी टेरी ने हार नहीं मानी। पुलिस वाले तुरंत ही उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ देखते हैं हम कार के अंदर, जहाँ पे समर्स को अब आहिस्ता आहिस्ता होश आ चुका था, लेकिन केविन की टांग काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और उसका काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। समर्स कहती है हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन केविन कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, हमें सबसे पहले इन सबूतों को शहर की पुलिस के हवाले करना होगा। मगर इतने में मार्लो और उसके सभी पुलिस वाले उन तीनों की कार का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्लो उसकी कार के आगे आकर टेरी पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एलिजाबेथ ने मार्लो की कार पर टक्कर दे मारी, जिससे मार्लो की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब चूंकि मार्लो ही पीछे हट चुका था, जिस वजह से बाकी के पुलिस वाले भी अब टेरी और केविन का पीछा करना बंद कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेरी केविन और समर्स को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ को, जिसने मार्लो पर गन पॉइंट कर रखी थी, क्योंकि एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि मार्लो को अब जेल में डाल दिया जाएगा और यहाँ जज की नौकरी भी चली जाएगी और वो भी जेल की रोटियां तोड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर टेरी ने वो सभी सबूत अपने सीने से लगा रखे थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।